माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स के इन वीडियोस के अंदर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्लास 12th की फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उनकी बात आज हम आपसे करने वाले हैं। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव जो है वो चाहे आप हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, दोनों ही प्रॉस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही प्रॉस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैं आपसे होप करूंगा कि आप इन ऑब्जेक्टिव को अपने नोटबुक में नोट करेंगे और एग्जाम के टाइम पे डेफिनेटली इन्हें रिवीजन करके जाएंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम यानी स्कूल एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के पर्सपेक्टिव से ये चैनल है। दोस्तों आने वाले समय में हम इस चैनल के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को, इस चैनल को आगे ले जाने के लिए, इस चैनल को इंक्रीज करने के लिए, इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। बिना आपके सपोर्ट के दोस्तों तो ये पॉसिबल नहीं है कि चैनल ग्रो कर जाए। तो डेफिनेटली मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, जबरदस्त जबरदस्त कंटेंट आपके सामने लाऊंगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। बस एक ही काम आपको करना है, बाकी सारे काम मैं करूंगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज ये जो है वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव में भी काफी बार ये क्वेश्चन फिजिक्स में देखा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं Q इक्वल टू यानी, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी, ठीक है। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना होगा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या होती है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। दोस्तों जब भी हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो मैं थोड़ी इस चीज को यहाँ पर लिखूंगा। दोस्तों जब भी हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये भी पेपर में पूछा जाता है, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और दोस्तों अगर हम बात करें एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने आपको बता दिया है 6.25 गुणे 10 की घात कितना 18, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कूलम, जैसे कि मैंने लिखी एक वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कूलम आवेश होता है, ठीक है। चलिए तो ये तीनों चीज हमने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर, ठीक है। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, तार के पदार्थ पर, ठीक है। तार के पदार्थ पर एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जब भी हम एक गतिमान आवेश की बात करते हैं तो एक गतिमान आवेश दोनों उत्पन्न करेगा, लेकिन एक स्थिर आवेश केवल कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि एक गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, कई बार ये पेपर में आता रहता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। वैज्ञानिक हेनरी के नाम पर इसका मात्रक हेनरी रखा गया। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक आवृत्ति। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक आवृत्ति जो होती है वो होती है गामा किरणों की। गामा किरणों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों में। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। दोस्तों जब भी हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो यहाँ से आवृत्ति सबसे ज्यादा गामा की, फिर होती है दोस्तों एक्स की, फिर होती है पराबैंगनी किरणों की, फिर होती है इसके बाद अगर हम चले तो ये होती है दोस्तों दृश्य किरणों की,
फिर होती है अवरक्त किरणों की, और लास्ट में होती है कौन से, रेडियो तरंगों की। ठीक है, रेडियो तरंगों की। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरणों की या गामा तरंगों की। इसके बाद एक्स की। दोस्तों कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि एक्स किरणों की खोज किसने की, तो एक्स किरणों की खोज की थी रोंजटन ने, जिसके लिए इन्हें रोंजटन ने एक्स किरणों की खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, एक्स किरणों की खोज विलियम रोंजटन ने की। ये बहुत बार क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की। चलिए, तो यहाँ से हमने पहले स्टेप कंप्लीट किए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया हमने। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टि से कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है एच न्यू। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है एच न्यू माइनस एच म्यू नॉट अपान 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ आप क्या कर देंगे, मैक्स। ठीक है, मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट, कार्यफलन किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कार्यफलन किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है, आज कुछ काम थोड़ी बहुत आप भी कीजिए ना, एफर्ट आप भी लगाइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया। तो प्रथम परमाणु मॉडल दिया था वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल दिया था। नाभिक का आकार कितना होता है, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, 10⁻15 नाभिक का क्या होता है, आकार होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सबसे पहले लिखा है छोटा दंड चुंबक, इसको थोड़ा और ऊपर करता हूँ। छोटा दंड चुंबक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पराबैंगनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट धातु के लिए ऊर्जा अंतराल। ठीक है, यहाँ से 3 और 4 1 5। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले छोटा दंड चुंबक। तो छोटा दंड चुंबक जो है, जब भी हम छोटे दंड चुंबक की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा चुंबकीय द्विध्रुव में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नंबर 1। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा नंबर 1 चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों जब भी हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु के लिए ऊर्जा अंतराल। धातु के लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड इसको कर लीजिएगा, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट, लाइमन श्रेणी। दोस्तों जब भी हम लाइमन श्रेणी की बात करते हैं तो लाइमन श्रेणी जो है वो पराबैंगनी क्षेत्र के लिए होती है। तो कहीं पर पराबैंगनी क्षेत्र लिखा होना चाहिए, बिल्कुल लिखा है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्रों के लिए होती है, तो फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं लाइमन श्रेणी के अलावा, दोस्तों जब भी हम बात करते हैं बामर श्रेणी की, तो बामर श्रेणी जो होता है ये दृश्य क्षेत्र के लिए बामर श्रेणी होता है। ठीक है, दृश्य क्षेत्र के लिए बामर श्रेणी। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने बचने लग रहा है, वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ये सेकंड कर लीजिएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 19 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवेश Q से R दूरी पर, आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E ∝1/r²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। धारा घनत्व का एसआई मात्रक। दोस्तों धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक हमने लिख लिया है वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेंज का नियम निम्न नियम संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बहुत बार ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भी आता है, सिद्ध कीजिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है या इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम आवृत्ति, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम आवृत्ति होती है किसकी, रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 और F2 फोकस दूरी के संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी होगी। क्या होगी संयुक्त फोकस दूरी, F1 × F2। इसको रिवर्स में आप कर सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं F1 +
F2। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। अरे प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है आवृत्ति से, प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है, तो आवृत्ति लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम जो आधारित है वो आधारित है किस पे? किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है आवेश संरक्षण के अनुकूल है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम बेसिकली आवेश संरक्षण के अनुकूल है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप इस चीज को कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। नेक्स्ट, स्रोत से असीमित दूरी पर डैश तरंगाग्र बनता है। अरे स्रोत से असीमित दूरी पर समतल तरंगाग्र बनता है। यहाँ पर आएगा समतल। ठीक है, समतल तरंगाग्र बनता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं समतल। ठीक है, समतल तरंगाग्र। नेक्स्ट, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी तरंगे होती? अनुप्रस्थ तरंगे होती। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक संधारित्र, एक संधारित्र कौन सी धारा को रोक देता है? एक संधारित्र विशिष्ट धारा को रोक देता है, एक संधारित्र विशिष्ट धारा को रोक देता है। चलिए और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल और क्वेश्चन है। चलिए, धातुओं में धारा प्रवाह, दोस्तों धातुओं में धारा प्रवाह किसके कारण होता है? अरे धातुओं में धारा प्रवाह जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। नेक्स्ट, प्रेरण प्रतिघात का स्थायी मात्रक, प्रेरण प्रतिघात का स्थायी मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम प्रेरण प्रतिघात का स्थायी मात्रक होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की थी वैज्ञानिक मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की थी। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या लेकर जाती हैं? तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा लेकर जाती हैं। ठीक है, काफी ऑब्जेक्टिव हम रेडी कर रहे हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? अरे प्रकाश का कणिका सिद्धांत वैज्ञानिक न्यूटन भाई साहब ने दिया। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस को, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अरे भाई जब किसी लेंस को द्रव में डुबोगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव रेडी कर लिए, हर एक आंसर हमने आपको बता दिया है। ये अर्धवार्षिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और वार्षिक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने आपके सामने बताए हैं। तो भाई हर एक ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिए, बिना नोट किए कोई मतलब नहीं है। होप करता हूँ आप इस चैनल पर लगातार सपोर्ट दिखाएंगे और इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल और इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।